नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात करते आए हैं और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का जो पेपर कोड 505A है, पेपर 5 है इलेक्टिव ग्रुप फर्स्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स A2 में पेपर 2 इलेक्शन लॉ का है। तो तीसरी मतलब त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में जो 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका पेपर जिन्होंने ऑप्ट किया है इलेक्शन लॉ, ये वीडियो उनके लिए है। हम लोग एक बार पहले इसके सिलेबस की बात कर लें तो पहली यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन की है। इंट्रोडक्शन में आपको इलेक्शन की मीनिंग, इलेक्शन का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या होता है, जो लॉज हैं गवर्निंग इलेक्शन की बात है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात है, इलेक्शन टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वगैरह आपके सिलेबस में है जो पूछी भी जाती रही है। दूसरी यूनिट पूर्णतः इलेक्शन कमीशन की है। अभी कल दिल्ली में चुनाव आयोग ने घोषित किया, दिल्ली चुनाव की तिथियों को घोषित किया, तो आप सभी का ध्यान उधर गया होगा। और हर बार जब इलेक्शन कमीशन कहीं पर चुनाव कराने जा रहा होता है, किसी चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो वहाँ पर हम सभी लोगों के नज़र में वो जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद ब खुद आ जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो कॉम्पोजिशन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को लेकर के, इलेक्शन कमीशन का पावर क्या है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये होता है कि जो परिसीमन, मतलब हर चुनाव के पहले जो सीमाएं हैं तय की जाती हैं। आप कभी कभी सुनते होंगे, कभी कभी कहते भी होंगे कि ये वाला क्षेत्र कट के उस वाले क्षेत्र में चला गया है, इस विधानसभा क्षेत्र में जो ये वाला विधानसभा क्षेत्र उस लोकसभा क्षेत्र में चला गया है, या ये जिला पंचायत क्षेत्र उस विधानसभा क्षेत्र में चला गया है। तो परिसीमन का मतलब सीमाएं जो हैं उसको दोबारा से एक बार तय करना, चेक करना। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज़ होती है मतदाता सूची का बनना। आपका नाम जो वोटर लिस्ट में अगर नहीं है तो वो तमाम सारे सरकार और इलेक्शन कमीशन की ओर से कैंपेन चलते हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर डलवा लीजिए। तो जो प्रिपरेशन है और जो रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स की, मतदाता सूची का जो बनाना है जिसको पुनरीक्षण करना है। तीसरी यूनिट है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, जिसमें आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आप 10th शेड्यूल पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 10वीं अनुसूची कियोतो हलोहान वर्सेस जाचिलो का केस आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 3 से 11 तक आपके सिलेबस में है। नॉमिनेशन, नामांकन, कैंडिडेचर, वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारे वोटर्स के पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो अपने कैंडिडेट के विषय में जाने कि उनके ऊपर कितने मुकदमे, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो बात अलग है कि तमाम सारे लोग अपने मुकदमे छुपा लेते हैं, अपनी संपत्ति छुपा लेते हैं, फेक संपत्ति, फेक मुकदमे दिखाते हैं, लेकिन हाँ एक प्रावधान किया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, जो चुन करके गए हुए मेंबर हैं, सिटिंग मेंबर जो हैं, वर्तमान में जो है उनके खिलाफ जो एंटी डिफेक्शन लॉज की जो कार्रवाई की जाती है 10th शेड्यूल के अंतर्गत, उसकी बात है। और चौथी यूनिट जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन लॉ। पहले समय में कहे तो मत पेटी का लूटना, उसमें स्याही डाल देना ओपन, उसको फाड़ देना, उसको लेकर के भाग जाना, या अब आज के डेट में कहें ईवीएम से छेड़छाड़ करना, 2 बार वोट डाल देना, या किसी को वोट डालने के लिए प्रभावित करना। मीन्स आप वो अंदर अधिकारी हैं जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर हैं और आप वहाँ पर जो व्यक्ति आ रहा है वोट डालने के लिए उससे आप कह रहे हैं कि फला जगह पे आप बटन दबा दो। तो ये आपके सिलेबस में है। एक्ट आपके कौन से पढ़ने होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951, द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 और द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का। अब अगर सवालों की बात कर लें तो सवालों में सबसे पहला जो आपके लिए मुख्य सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन के पावर, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस, इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है और जो राज्यों के चुनाव आयोग है, इनका गठन किस प्रकार से होता है, इसको प्रिजाइड ओवर कौन करता है, इसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या इसमें सरकार के लोग शामिल होते हैं या इसमें विपक्ष के लोगों को भी जगह मिलती है। और आगे बढ़े तो इलेक्शन कमीशन के पास जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं और जो उनके फंक्शंस हैं, काम क्या करते हैं। अच्छा, दिल्ली का जो चुनाव की तिथि घोषित की गई, वो ध्यान से देखिए किस चुनाव आयोग ने घोषित की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है? ध्यान से देखिए इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव अगर है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अगर है, और अगर प्रधानी का चुनाव अगर है, पंचायत स्तरीय चुनाव है, तो चुनाव की तिथि घोषित कौन करता है? तो चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन का पावर, फंक्शन और आपको देखना है कंपोजिशन। दूसरा सवाल आपके लिए उसी यूनिट से बड़ा है। परिसीमन से आप क्या समझते हैं? परिसीमन की आवश्यकता क्यों है? परिसीमन होता कब कब है? और उसी के साथ में मतदाता सूची के बनने से और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से, मतलब मेकिंग एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या समझते हैं आप? अगर एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कट जाए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आ रही है, ये तो बहुत और हाँ, इस पर मैं विशेष रूप से कहूँगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी चर्चा है, बड़ा हल्ला है, शोर शराबा है उसका। इलेक्शन लॉ के पेपर में वन नेशन वन इलेक्शन चूंकि बिल्कुल ताज़ा मामला है तो पूछे जाने की थोड़ी संभावना रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का एक फायदा ये भी गिनाया गया कि साहब एक बार
उसका नाम पड़ गया, वोटर लिस्ट में नाम पड़ गया, तो उसने एक ही साथ में लगे हाथ विधानसभा का भी वोट दे दिया, लोकसभा का भी वोट दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि विधानसभा का वोट उसने जब दिया, लोकसभा चुनाव आते आते उसका नाम कट गया, अब वो फिर चक्कर लगा रहा है, या हो सकता है उसको लोकसभा में वोट देने की व्यवस्था ही न बन पाई। तो वहाँ पर एक लाभ के रूप में इसको, वन नेशन वन इलेक्शन के एक लाभ के रूप में इसको गिना गया है। अगले साल की बात करें, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप प्रेसिडेंट के चुनाव को विशेष रूप से पढ़ करके जाइएगा। और वहाँ जो एक कहें कि जो जटिलता है, उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनका, जो प्रेसिडेंट को वोट देने वाले लोग हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें कि प्रेसिडेंट को कौन कौन लोग वोट देते हैं। क्या राज्यसभा के वो सारे मेंबर्स भी वोट देते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? क्या उसमें विधान परिषद के लोग भी वोट देते हैं? क्या उसमें विधानसभा के लोग वोट देते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, समझ रहे होंगे आप। तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कौन करता है, उसको लेकर के थोड़ा सा कहें तो समस्या हो जाती है। उसके बाद जो उनके वोट का जो वैल्यू निकाली जाती है, एकल संक्रमणीय पद्धति, उनके जो वोट की जो वैल्यू निकाली जाती है, जो उनकी कीमत निकाली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो एक निर्वाचित विधायक है, उसका जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट है उसकी वैल्यू, और गोवा के एक गोवा विधानसभा के एक विधायक की जो वोट की वैल्यू है, मिजोरम के विधायक की जो वैल्यू है, या उत्तर प्रदेश के एक सांसद की जो वोट की वैल्यू है, और वो गोवा, मणिपुर या सिक्किम, इन सब जगहों की जो वोट की वैल्यू है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसका जो फॉर्मूला है उसको एक बार समझिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव को कैसे से पढ़ लीजिएगा, और ये भी पढ़िएगा कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, पहली चीज़ तो समझना है कि इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, चुनाव के विवाद का मतलब क्या होता है। अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा। मुझे याद आता है प्रणब मुखर्जी साहब के चुनाव में, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो रहा हो, तो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के चुनाव में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा जब वोट दिया तो उनका वो जो पर्चा है वो गलत हो गया था, तो उन्होंने वहीं पर खुद ही फाड़ दिया था। तो वो ऐसे तमाम सारे किस्से हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन डिस्प्यूट को लेकर के आप समझ सकते हैं। तो इलेक्शन डिस्प्यूट को समझिएगा, कौन से लॉज हैं जो इलेक्शन को गवर्न करते हैं और इलेक्शन डिस्प्यूट को गवर्न करते हैं, ये भी समझिएगा। और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ तो सिविल कोर्ट जाना है, सेशन कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, या कोई अलग फोरम है, या इलेक्शन कमीशन स्वयं में सक्षम है उस मामले के निस्तारण के लिए, उस मामले की सुनवाई के लिए, उस मामले में समन जारी करने के लिए, उस मामले में वारंट जारी करने के लिए, उस मामले में विटनेस कॉल ऑन करने के लिए, उस मामले में एविडेंस कॉल ऑन करने के लिए, उस मामले में सर्च करने के लिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। उसके बाद तीसरी यूनिट में जाएं तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत 3 से 11 और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इलेक्शन को लेकर के, उसको लेकर के तैयारी कर लीजिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में 3 से 11 जो चीज़ें हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको लेकर के कायदे से तैयार रहिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सिटिंग मेंबर्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन है और एंटी डिफेक्शन लॉ है, सिटिंग मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, वो क्या है, 10वीं अनुसूची जो संविधान की है वो क्या कहती है, और जो दल बदल के नियम बताए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे अभी हाल में आपने देखा कि हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा के समाजवादी पार्टी के 4-6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी, लेकिन अभी भी उनकी सदस्यता खत्म नहीं की गई है। ये भी हाल का ताजा मामला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जब कोई एक व्यक्ति जा रहा है अपनी पार्टी छोड़ करके निर्वाचित होने के बाद, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, लेकिन अगर एक खास हिस्सा, मतलब एक क्या नंबर है वो, क्या परसेंटेज है वो आप पढ़िएगा कि कितने लोग एक पार्टी से अगर निकल करके कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको कायदे से आप पढ़ने की जरूरत है, आप उसको कायदे से पढ़िएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर पढ़िएगा कि किस स्थिति में सिटिंग मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपने देखा सदस्यता लोगों की जाते हुए, आप फैजाबाद गोसाईगंज में देख सकते हैं, विधायक जो थे इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी, उनकी विधानसभा सदस्यता गई। और चूंकि ये लखनऊ के आसपास का मामला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी सोलंकी की गई, बर्क की गई। कई सारे ऐसे विधायक हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जब एक खास किस्म का मुकदमा होता है, मैं टास्क इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक खास किस्म का मुकदमा होता है और एक अवधि का मुकदमा होता है। अगर किसी को 3 महीने की सजा हो रही है, अगर 3 महीने के लिए उसको सजा मिल रही है, तो क्या उसकी जो सदस्यता है वो खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या जिसको 6 साल, 5 साल, 4 साल की जिसकी सजा हो रही है उसकी होगी? अंतर क्या है उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक आखिरी चीज आप ये भी जरूर देख लीजिएगा कि इलेक्शन लॉज के अंदर इस पूरे इलेक्शन के मामले के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है। चलिए, हम अगर करप्ट प्रैक्टिसेस की बात आरबीआई के लिए करें तो उसके अगर व्यक्ति जो हैं वो अगर नोट जो है करेंसी वो गलत छाप दें, मतलब उसको फर्जी छाप दें, तो ऐसे अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सी चीज़ों को कहा गया है कि ये करना करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएगा, तो उन प्रैक्टिसेस को समझिएगा, उनका दंड समझिएगा, और जो इलेक्टोरल ऑफेंसेज हैं, जो
इलेक्टोरल ऑफेंसेज हैं वो क्या है, कैसे हैं, वो भी समझिएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जो इलेक्टोरल ऑफेंसेज में काउंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेज हैं जो चुनाव के विवाद माने जाएंगे, निर्वाचन के विवाद माने जाएंगे, इलेक्टोरल ऑफेंसेज माने जाएंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इतनी चीज़ें आप देख करके जाइएगा। और जो एक्ट हैं वो बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन से एक्ट है। जैसे जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लिख रहे हो 1951, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951 है। 1991 का इलेक्शन कमीशन एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन के विषय में विस्तार से बताता है। और जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो अपनी जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि टी.एन. सेशन साहब के द्वारा, टी.एन. सेशन साहब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, तो टी.एन. सेशन साहब के ज़माने में जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो बदलाव आया वो अपनी जानकारी के लिए जरूर पढ़िएगा। जिन लोगों ने इलेक्शन लॉ ऑप्ट किया होगा वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से प्रेरित होंगे, थोड़ा बहुत उनको इलेक्शन में इंटरेस्ट होगा तभी वो इधर आए हैं। तो जो भी लोग इधर आए हैं वो इस पेपर को बस पास करने के लिए आगे मत बढ़िए, आप थोड़ा सा समय आज टी.एन. सेशन साहब के विषय में पढ़िएगा। और टी.एन. सेशन साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इलेक्टोरल रोल को लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर के और इलेक्शन ऑफेंसेज को लेकर के जो नई बातें कही, जो नया परिवर्तन किया, वो जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल वो स्वीकार्य है, बिल्कुल वो सिरोधार्य है, उसको जरूर पढ़िएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए। बाकी जो ऑप्शनल पेपर होगा उसकी वीडियो में जल्दी आपके समझ उपस्थित करा दूंगा। प्रणाम।